What's up everyone? Welcome back to the channel, guys. आज हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट 2 एंड यूनिट 3। यूनिट 2 आपके पास ऑन टाइम आएगा, बट यूनिट 3 जो है वो थोड़ा लेट नाइट आएगा गाइस, क्योंकि मेरी क्लास 11th की लाइव मैराथन है, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। बट आज मैं आपको अपलोड करके सोऊंगा, चाहे कितने भी बजे करूं, ठीक है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है यूनिट 2 में। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। बच्चों इस चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग और बहुत ही इजी सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। देखो, जब आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे जाओगे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस आपको करना है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर में आते हो। दो सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास 5 प्रकार के बिजनेसेस हो सकते हैं जो आपको करने हैं। मेनली एज एन एंटरप्रेन्योर आप ज्यादातर कंपनी के ऑप्शन में ही जाओगे। आप कंपनी ही बनाने वाले हो, बिल्ड करने वाले हो, चलाने वाले हो, बट फिर भी 5 प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको सिखाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। आपको ये समझना है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है विच इज ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ओनर। जिस भी बिजनेस का एक अकेला ओनर होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आएगा, ठीक है। इसके अंदर इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, सारा मैनेजमेंट कंट्रोल भी एक ही इंसान का है, पैसा भी सब उसी का है, सेपरेट लीगल एंटिटी कोई नहीं होती बेटा, ऑनर और बिजनेस एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी अगर आपने बिजनेस के नाम से लोन लिया और आप उसको ना चुका पाए तो फिर आपके पर्सनल एसेट्स भी सेल ऑफ हो सकते हैं। सोल बेनिफिशियरी हो आप, सोल बेनिफिशियरी का मतलब सारे रिवॉर्ड्स भी आपके हैं। उसके बाद फॉर्मेशन क्लोजर बहुत आसान है, इसको फॉर्म करना बहुत आसान होता है, इसको बंद करना बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए होती। और एरिया ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड है, अकेले आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड बिजनेसेस ही कर सकते हो। तो बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे कि क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज इट, ठीक है बच्चे। इसके बाद अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो किसके लिए सूटेबल है, जहां पे बंदे के पास कम पैसा है, उसको चाहिए कि मेरा सब कुछ सीक्रेट रहे, मैं कुछ बताना नहीं चाहता, है ना। मार्केट जो है वो लोकल है, बस वो अपने लोकल एरिया में काम करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। गुड्स जो है वो आर्टिस्टिक नेचर के हैं। आर्टिस्टिक का मतलब होता है कि वहां पे आप ये चाहते हो कि कुछ कस्टमाइज्ड गुड्स हैं जिसके अंदर आप ही का हाथ लगेगा तो बढ़िया बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक जरूरी होता है, और उसके साथ साथ जो साइज है वो काफी स्मॉल है, बड़ा बिजनेस सोल प्रोप्राइटर नहीं कर सकता, ठीक है। फिर बच्चों इसका अगला फॉर्म होता है पार्टनरशिप। सर अब पार्टनरशिप क्या होता है? जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके आपस में बिजनेस करते हैं, जिसमें डिसीजंस मिल बांट के लेते हैं, रिस्क मिल बांट के लेते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं बच्चों, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ये बिजनेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर ऑपरेट करता है और उसी के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे क्या है देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ईदर कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब चला रहे होंगे, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक चला रहा होगा बट सबके लिए एक्ट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। अब आपस में आएंगे तो विवाद भी हो सकता है, तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा। वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, कहा जाता है कि रिटर्न ही होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं ये। उसके बाद बच्चों लाइबिलिटी इसमें भी सभी की अनलिमिटेड होगी। एक नई पार्टनरशिप भी है जिसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं, उसमें सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, एक की अनलिमिटेड होती है, ठीक है। वो भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। म्यूचुअल एजेंसीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है, यानी उसके लिए काम भी करेगा, और प्रिंसिपल भी है, यानी उसको बताएगा भी कि क्या करना है, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में, इस पे आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी बच्चा डिस्टर्ब्ड होती है, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। अटमोस्ट गुड फेथ पे चलता है, कोई किसी को झूठा या कुछ भी छुपा के या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करता इसके अंदर, ठीक है बेटा। देन सूटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कहाँ पे चलता है? जब थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए, या फिर स्मॉल से मीडियम काइंड ऑफ अ बिजनेस है वहां पे चलता है, या फिर डायरेक्ट कस्टमर्स से कांटेक्ट आपको चाहिए, ठीक है बेटा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो? तो 3 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बेटा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बिजनेस ही नहीं हो सरकार की नजर में। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है भाई। बिजनेस की एग्जिस्टेंस किससे होती है? रजिस्ट्रेशन से होती है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो यू आर नॉट अ बिजनेस। तो आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते।
थर्ड पार्टी पे, आप किसी पार्टनर पे केस नहीं कर सकते, कोई पार्टनर आप पे केस नहीं कर सकता। तो जब आप नॉन रजिस्टर्ड फर्म होते हो तो ये 3 कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट, सूट यानी केस, सिविल केसेस को सूट बोला जाता है, क्रिमिनल को हम केस बोलते हैं, है ना। पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द फर्म, फर्म के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकता। केस कैन नॉट बी फाइल अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते। फर्म भी जो है वो किसी प्रकार का कोई भी प्रीसीडिंग डिस्प्यूट थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं कर सकती, यानी थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकते, पार्टनर फर्म पे नहीं कर सकता, फर्म पार्टनर पे नहीं कर सकती, सिंपल। ये आता है बच्चों मेन फॉर्म ऑफ बिजनेस जो आप लोग बिल्ड करोगे, जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब कंपनी क्या होता है बच्चों, कंपनी में मेनली 3-4 चीजें होती हैं। कंपनी का एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका सिग्नेचर जो है उसको हम कॉमन सील बोलते हैं, और कंपनी कंपनीज एक्ट के अनुसार सब कुछ करती है, यानी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी मेनली 3 प्रकार की आपको पढ़ाई जाती है, प्राइवेट, पब्लिक, वन पर्सन कंपनी। वैसे और भी बहुत सारे काइंड ऑफ कंपनीज हो सकती हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। वो जब आप कभी लॉ पढ़ोगे तब हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ में। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कंपनी जो है मेनली 3 काइंड्स ऑफ है। नंबर 1 प्राइवेट, जिसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ होगा, मिनिमम 2 से 200 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, 2 से 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। अपने शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं करती है क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, और ना ही अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, नाम के पीछे लिमिटेड लगा हुआ होगा खाली, मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, शेयर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ओपीसी वन पर्सन कंपनी, सिंपली ऐसा समझ लो कि अगर एक सोल प्रोप्राइटर अपने आप को कंपनी रजिस्टर कर ले ताकि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाए तो वो वन पर्सन कंपनी बन जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, इट मीन्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर्म्ड फ्रॉम सम कॉमन ऑब्जेक्टिव विद कैपिटल डिविजिबल इनटू यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू कॉल्ड शेयर्स। जो कैपिटल है वो बराबर बराबर वैल्यू के पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसको शेयर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 100 करोड़ की कंपनी बनाई और 10 हिस्से कर दिए तो 10 करोड़ का एक शेयर हो गया, जो भी खरीदेगा 10 करोड़ का उसको बाय करना पड़ेगा, तो उसने वो 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए कंपनी में, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें, कंपनी जो है 2013 में या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में एक लीगल पर्सन है या लीगल एंटिटी है जिसका सेपरेट फॉर्म है और केपेबल है सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइफ्स ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स की डेथ हो, मेंबर्स इनसेन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। इसी को बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन, ठीक है मेरे बच्चे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, वॉलेंट्री एसोसिएशन आप अपनी इच्छा से बनाते हो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सिग्नेचर को कॉमन सील बोलते हैं, लाइबिलिटी ध्यान रखनी है सभी मेंबर्स की लिमिटेड होती है इसमें, शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं अगर वो पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें 2 से 200, पब्लिक के 7 से मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होता है। ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन और वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि कंपनी जो है लॉ से ही बनेगी और लॉ से ही बंद होगी। वाइंड अप होना मतलब बंद होना। कितने प्रकार की कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। अगर प्राइवेट की बात करें सब बता दिया मैंने आपको। मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। ओपीसी के अलावा 2 से 200 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, और इनवाइट नहीं करती पब्लिक को कि आप हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो। पब्लिक कौन सी है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, ठीक है, ओके, बढ़िया सर। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, मेंबर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। हाँ, इंडेक्स ऑफ मेंबर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर मेंबर्स की यानी शेयर होल्डर्स की या पूरे मेंबर्स की सारी डिटेल्स होती हैं। तो पब्लिक कंपनी के लिए ये बनाना कंपलसरी होता है, प्राइवेट के लिए कंपलसरी नहीं होता। बाकी सब मैंने आपको पढ़ा दिया। वन पर्सन कंपनी, जिसको एक ही पर्सन चलाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वन पर्सन कंपनी, ठीक है, ओके, परफेक्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, डन, बढ़िया सर। अब आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है, आप ये कैसे डिसाइड करोगे। भाई आपको सबसे पहले इंडस्ट्री देखनी पड़ेगी कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, है ना। लार्ज स्केल ऑपरेशंस जहां पे है वहां पे कंपनी चलेगी। उसके बाद बिजनेस की अगर ह्यूज कैपिटल चाहिए तो वहां पे कंपनी चलेगी। उसके साथ साथ बच्चों अगर बहुत ज्यादा रिस्क है बिजनेस में तो वहां पे आपके अगर पर्सनल एसेट्स आपको प्रोटेक्ट करने हैं तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बेस्ट है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स कुछ बिजनेस है तो वहां पे भी आप कंपनी की तरफ जाओ,
ठीक है, अब हमारे पास आता है बच्चे बिजनेस प्लान। सर व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? एक बिजनेस प्लान क्या होता है? देखो बच्चों, आपको जो भी बिजनेस करना है, जब भी आप उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, पेपर पे उसके बारे में सब कुछ लिख देते हो। यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस कैसे होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस का क्या हिसाब किताब होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स कहाँ कहाँ कितना कितना कैसे कैसे होगा। तो जितनी भी चीज़ें बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, उन सबका जब आपने एक ब्लूप्रिंट बना लिया, उसको हम बिजनेस प्लान बोलते हैं। तो व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? इट इज बेसिकली अ रिटन रिप्रेजेंटेशन, रिटन मतलब लिखित में, ऑफ एंटरप्रेन्योर्स विजन फॉर हिज बिजनेस। उसका पूरा विजन, जो जो उसको चाहिए सब लिख देगा। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एंटरप्रेन्योर डिस्क्राइबिंग फॉर्मली ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। हर चीज को वो डिस्क्राइब करेगा एक फॉर्मल मैनर में। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? ये यूजुअली इन्वेस्टर के आगे रखा जाता है ताकि इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर सके, और एंटरप्रेन्योर अपने डिसीजन मेकिंग में भी इसको यूज कर सकता है। देखो, इससे बेसिकली फिजिबिलिटी वायबिलिटी पता लगती है कि जो वो लॉन्च करने वाला है वो कितना सही रहेगा या सही नहीं रहेगा। दूसरा बच्चों, इससे आप असेस कर सकते हो, प्रोविजंस बना सकते हो, अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, सारी चीजें आपको पता लगेंगी। तीसरा, इससे आपको पता लगेगा कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें कितना पोटेंशियल है सक्सेस का, या कितना रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि जब आप सोचते हो ना तो आपको इतनी क्लैरिटी नहीं आती, बट जब आप चीजों को प्रॉपर एक पेपर पे लिख लेते हो तो आपके थॉट्स एकदम क्लियर हो जाते हैं बच्चों। ये चीज का ध्यान रखना है। अब बच्चों, बिजनेस प्लान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि कैसे बिजनेस प्लान आपको हेल्प करता है अच्छे डिसीजंस लेने में। ठीक है, जैसे सबसे पहले बोल रहा है बिजनेस प्लान डिस्क्राइब ऑल नेसेसरी इनपुट्स फॉर द एंटरप्राइज। यानी एंटरप्राइज को जो भी इनपुट्स चाहिए, सारे के सारे इनपुट्स एंटरप्राइज के ये डिस्क्राइब करता है। दूसरा, ये आपको मोड ऑफ यूटिलाइजेशन बताता है कि आपको कौन सा रिसोर्स कहाँ कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि जब आप पेपर पे चीजें लिखते हो ना बच्चों, तो आपको पता चल जाता है कि आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। तीसरा, ये सारी स्ट्रैटेजीज देता है आपको कि आपको प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है। चौथा, ये सारे डिजायर्ड गोल्स को आउटलाइन करके देता है कि आप क्या अचीव करने चाहते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव इन हाउ मच टाइम, क्योंकि टाइम स्पेसिफिक होते हैं प्लान्स हमेशा। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट सेंसिटिविटी को भी असेस करता है कि मार्केट में कैसा रिएक्शन आएगा टू योर प्रोडक्ट, मार्केट उसको अडेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या जो भी आपका बिजनेस प्लान है वो कितना मार्केट सेंसिटिव है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी कितनी कितनी होने वाली है। बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छे। इसके बाद बच्चों, बिजनेस प्लान क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहले ध्यान रखना, ये एग्जाम में लिख के आना है आपको, कि आपको इससे मेन 4 सीज ऑफ बिजनेस पता चलते हैं। 4 सीज ऑफ बिजनेस क्या है? बिजनेस का कैरेक्टर, नेचर क्या है, कैश फ्लो कितना आएगा कितना जाएगा, कोलेट्रल अगर आप लोन वोन लोगे तो गिरवी रखने के लिए क्या आपके पास संपत्ति है या नहीं है। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इक्विटी, किस तरीके से आप इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, कितना डेट होगा कितना इक्विटी होगा, ये चीजें भी आपको बिजनेस प्लान में सब कुछ डिफाइन करी जाती है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस प्लान गिव्स यू अ क्लियर इंडिकेशन, किसके बारे में? एंटरप्रेन्योर के बारे में, इन्वेस्टर के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। व्हाट एन एंटरप्रेन्योर इज डूइंग, कि वो क्या कर रहा है, वाई वो क्यों कर रहा है, और कैसे किया जाएगा। तो क्या, क्यों और कैसे, तीनों चीजें इससे आपको पता चल जाती हैं। ये सारी चीजें वही हैं जो हमने पीछे पढ़ी थी, तो ये आप दोबारा से देखोगे कि सेम वही चीजें लिखी हुई हैं, सेम टू सेम। ठीक है बच्चे, दिस इज डन। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान कितने फॉर्मेट्स में हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि बिजनेस प्लान कितने फॉर्मेट्स में हो सकता है। सबसे पहला होता है बच्चों एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच क्या होता है? ये बेसिकली जब आप एक छोटा सा टीजर किसी इन्वेस्टर के आगे रखते हो कि मेरा बिजनेस प्लान, मतलब जैसे पिक्चर से पहले डेमो आता है ना, ट्रेलर आता है, तो ये एक ट्रेलर है समझ लो पूरे प्लान का। तो दिस फॉर्मेट इज ऑफन यूज्ड एज अ टीजर टू अवेकन द इंटरेस्ट ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टर, कस्टमर और स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, कि आप हमारे बिजनेस में हमारे साथ जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे। अपने बिजनेस का एक टीजर देना, क्योंकि आप अपना बिजनेस मॉडल किसी को भी फुल फ्लेजेड नहीं बताना चाहते हो। भाई हम क्यों ही बताएं हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, हम अपने भेद क्यों दें जब तक सामने वाला हमारे साथ एसोसिएट नहीं हो रहा। तो ये एक टीजर होता है। दूसरा, पिच डेक विद ओरल नैरेटिव,
पिच डेक क्या होता है? अब यहां पे आप चाहते हो कि सामने वाला इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करे, और इसमें एक ओरल नैरेटिव होता है, मतलब आप कुछ भी रिटर्न में नहीं दे रहे होते, आपने एक पिच डेक बनाई, आपने अपनी पिच रखी इन्वेस्टर के सामने और आप ओरली अपने प्लान को डिस्कस कर रहे हो। तो यहां क्या बोल रहा है? इट इज मीन टू ट्रिगर द डिस्कशन and awaken the interest of the potential investor and induce them to read the written presentation। ठीक है, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव समरी होती है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं जिसके अंदर थोड़े बहुत आप ट्रेंड्स बता रहे होते हो, डिसीजन मेकिंग बेंचमार्क्स बता रहे होते हो। तीसरा होता है रिटन प्रेजेंटेशन, ये मेन रिटन, ये सब लिखित में होता है। इट इंक्लूड्स डिटेल्ड, ध्यान रखना, डिटेल्ड वेल रिटन एंड प्लीजिंगली फॉर्मेटेड प्लान टारगेटेड एट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स इंटरेस्टेड हैं उनसे रिलेटेड सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। देन इंटरनल ऑपरेशनल प्लान, इंटरनल ऑपरेशन प्लान में ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑपरेशंस के बारे में लिखा होता है। ठीक है, जैसे ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए हो गया, ये इंटरनली क्या कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जाएगा या किया जा रहा है। अभी छोटे लेवल पे आपका हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा तो हम कैसे बड़े लेवल पे और आपके इन्वेस्टमेंट को हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। दीज आर आवर ऑपरेशंस, है ना। तो इट इज अ डिटेल्ड प्लान डिस्क्राइबिंग planning details that are needed by management but may not be of interest to external stakeholders। इसमें other stakeholders की कई बार चीजें नहीं होती। ठीक है, उसके बाद बच्चों बिजनेस प्लान का क्या फॉर्मेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं पिच रखनी ही पड़ेगी किसी ना किसी के सामने। तो वहां पे क्या कैसे कब होता है, देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो बच्चों अगर आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है तो वो कैसा दिखना चाहिए, तो देखो सबसे पहले उस पे होगा इंट्रोडक्शन पेज। ठीक है, जिसपे आप बेसिक सारी की सारी इंट्रोडक्शन लिखोगे कि क्या कहाँ पे कौन से पेज पे क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या क्या आपने मेन हेडिंग्स बनाई है, कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या दिया है, वो सारी चीजें, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस, प्रिंसिपल, नेचर ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, सारी की सारी इंट्रोडक्शन पेज में एक बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे इंडेक्स होता है ना यार, वैसा। उसके बाद बच्चों एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब कि पूरे प्लान को 4-5 पेज में बोल दो समराइज कर देना है बस शॉर्ट में। ठीक है, 3 to 4 पेज समराइजिंग द कंप्लीट बिजनेस प्लान। उसके बाद होता है बच्चों इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस क्योंकि सामने वाला ना डेटा पे बहुत बिलीव करता है कि आपने कितनी रिसर्च करी है, कितना एनालिसिस करा है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, इंडस्ट्री डिमांड क्या है, मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट क्या है, वो सब यहाँ पे आता है। फ्यूचर आउटलुक एंड ट्रेंड्स, एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मार्केट सेगमेंटेशन, कितना मार्केट शेयर किसके पास कितना है, इंडस्ट्री एंड मार्केट फॉरकास्ट, कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज होने वाला है, आने वाले टाइम में आप क्या बदलाव कर दोगे, ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे दी होती हैं। उसके बाद पूरे वेंचर का डिस्क्रिप्शन, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, क्या सर्विस बनाओगे, क्या इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है, क्या बैकग्राउंड है एंटरप्रेन्योर का, वो सब। प्रोडक्शन प्लान, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पूरा प्रोडक्शन के बारे में A to Z सारी डिटेल होंगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, फिजिकल प्लांट कौन सा कहाँ कितना, मशीन इक्विपमेंट कौन सा कहाँ कितने, नेम ऑफ द सप्लायर्स, किन से रॉ मटेरियल आएगा, ये पूरा प्रोडक्शन प्लान में होगा। मार्केटिंग प्लान, प्राइसिंग कैसे करोगे, प्रोडक्ट के बारे में पूरा ब्रीफ, प्रमोशन कैसे करोगे, उसका कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे, कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होंगे, कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, क्या क्या ऑफर्स प्रोवाइड करोगे, सब मार्केटिंग के बारे में। ऑपरेशनल प्लान, आपके ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, गुड्स और सर्विसेज कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, कितने लोग बैकएंड पे जरूरत है, ऑपरेशंस को स्मूथ कैसे आप चलाओगे, ये सब ऑपरेशनल प्लान में होता है। टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज करोगे। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स में बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया होता है सब कुछ, कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, वो सब ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में होता है। फॉर्म ऑफ ओनरशिप, पार्टनर्स या प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स कौन कौन है, प्रिंसिपल्स की क्या अथॉरिटी है, मैनेजमेंट टीम का क्या बैकग्राउंड है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास कितनी है। फिनेंशियल प्लान, जिसके अंदर सब फिनेंसेस के बारे में डेटा होगा, यानी इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट। प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट यानी एक एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में आप ये देखते हो कि हम ब्रेक इवन कब पहुंच जाएंगे, हमारा कॉस्ट कब कवर हो जाएगा, हम इतना कब कमाने लगेंगे जहां पे जितना खर्चा हो रहा है उसके बराबर हम कमा भी पा रहे हैं, ठीक है, ब्रेक इवन। सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, पैसा कहां से आएगा कैसे लगेगा। फिर रिस्क असेसमेंट, इसमें वीकनेस ऑफ द बिजनेस देखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज देखते हैं, कॉन्टिजेंसी प्लान्स, कल कुछ बदल गया तो क्या होगा उसके बारे में। और लास्ट में अपेंडिक्स, जिसमें बैकअप मटेरियल होता है, ये तो बस वैसे दिया होता है, लेटर वगैरह, मार्केट रिसर्च डेटा, कहाँ सोर्स कहाँ से डेटा कलेक्ट करा, ये सब। अब ये जो प्लान्स है ना बच्चों,
इस पे सवाल आता है। फाइनेंशियल प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, प्रोडक्शन प्लान, मार्केटिंग प्लान, तो आपको ये पता होने चाहिए सारे के सारे। ये तुम्हें पता लग गए फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सवाल आएगा इससे 100%। देखो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। ह्यूमन रिसोर्स प्लान मिसिंग था। ह्यूमन रिसोर्स प्लान में लिखा होता है कितने लोग होंगे, कहां से आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग चाहिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, एक मैनेजर कितने लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकता है ना, लेवल्स कितने होंगे, वो सब बच्चों ह्यूमन रिसोर्स प्लान में दिया होता है। परफेक्ट। अब देखो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ये मैंने आपको बता दिया कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या फॉर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है ना। अब इसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकते हो, होलसेल बिजनेस हो सकते हो, बल्क में काम करे, रिटेल बिजनेस हो सकते हो, सर्विस बिजनेस हो सकते हो। तो मेनली 4 बिजनेसेस हैं, या मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, होलसेल, सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हर टाइप ऑफ बिजनेस में आपको यह बताना है कि क्या रिस्क है, कितनी लाइबिलिटी है, मार्केटिंग कैसे होगी, प्रमोशन कैसे होगी, अकाउंटिंग कैसे होगी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, लीगली कौन कौन से पॉलिसीज को आपको फॉलो करना है, कौन कौन से लॉज को आपको फॉलो करना है, कमेंसमेंट कब होगा, क्या प्रोसीजर है, वो सब इसके अंदर दिया होता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स में क्या क्या दिया होता है, देखो जरा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ, ठीक है। जैसे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, लाइन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कितने लेवल्स होंगे, क्या हायरार्की होगी, कौन टॉप पे होगा, कौन मिडल पे, कौन लोअर पे, हर डिपार्टमेंट में कितने लोग होने वाले हैं, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लान में भी। देखो ऑर्गेनाइजेशन तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है ना, इसमें सब कवर होता है, सब कवर होता है। फिर बाकी सब अलग अलग स्पेसिफिक भी बने हुए हैं, है ना। उसके बाद नेम, डिजाइन, एड्रेस ऑफ द रिज्यूमे ऑफ द मेंबर्स, स्टेक ऑफ मेंबर्स, किसके पास कितनी ऑनरशिप है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, पेमेंट कैसे होती है, कितनी होती है, सारी चीजें बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें लिखी होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि सबसे पहले तो यही बताता है ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सबकी, और एटीट्यूड, बिहेवियर, ड्रेस कोड सब बताता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन आपका फॉर्मल है, वेल डिफाइंड है, इनफॉर्मल है, अनऑर्गेनाइज्ड है, वो सब ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में दिया होता है। प्रोडक्शन प्लान आपको बताइए है, प्रोडक्शन प्लान क्या होगा, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, किस तरीके से आप प्रोडक्शन करने वाले हो, कौन कौन से टूल्स यूज करोगे, कौन कौन सी मशीनें यूज करोगे, कहां कहां से हमारे पास मशीनें आएंगी, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज करोगे, कितना बड़ा प्रोडक्शन साइकिल होगा, वो सब प्रोडक्शन प्लान में लिखा होता है, ठीक है। देखो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो ट्रेडिंग बिजनेस है, तो फिर प्रोडक्शन प्लान की जरूरत नहीं है ना भाई। जब कुछ प्रोडक्शन करते ही नहीं फिर क्या जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, तो इस प्लान का बारे में आपको चीजें बनानी पड़ेंगी। पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मैन्युफैक्चर करते हो कुछ नहीं करते। कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ आप ही बनाते हो आप ही बेचते हो। तो 3 तरीके के बिजनेसेस इसमें आ सकते हैं। आप एक ट्रेडिंग बिजनेस हो, यानी आप मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं हो, तो आपको स्किप करना है, ये प्लान की जरूरत नहीं है। पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसके बारे में लिखो, फुल मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसके बारे में लिखो, बाकी मेजॉरिटी चीजें सेम होती है। जैसे नेम एंड लोकेशन ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, रीजन फॉर देयर सिलेक्शन, क्यों आपने उस कॉन्ट्रैक्टर को चुना, कॉस्ट एंड टाइम कितना लगेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर उन्होंने कंप्लीट करके दिया है तो वो दिखाओ, कैसे करके दिया, टाइम पे किया नहीं किया, खर्चा कितना आया, ये सब बच्चों प्रोडक्शन के बारे में। अगर आप कंप्लीट करते हो तो पूरा प्लांट का लेआउट, लेआउट मतलब डिजाइन, कहां पे कौन सी मशीन, कितनी, कब, कैसे, क्यों, वो सब, मशीनरी और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, हर चीज बच्चों यहां पे लिखा होता है। रॉ मटेरियल, सप्लायर का नाम, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सब यहां पे दिया होता है। उसके बाद क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बच्चों प्रोडक्शन प्लान के, बहुत सिंपल यार। अभी तो हमने देखा पूरा प्रोडक्शन शेड्यूल, कौन सी मशीन इक्विपमेंट चाहिए, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग मेथड होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, कितनी बड़ी प्रोडक्शन साइकिल होगी, प्लांट का लेआउट क्या होगा, सब वही जो हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान बच्चों आपके ऑपरेशंस के बारे में बताता है, आप कौन कौन से सिस्टम्स यूज करोगे, आप अपने ऑपरेशंस को कैसे रन करते हो, है ना, उसके बारे में मेनली। इट इज अ प्लान इन विच देयर इज एन क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशनल प्लान इज अ सिस्टम whereby there is achieved a smooth and coordinated flow of work, काम स्मूथ वे में हो, कोऑर्डिनेटेड वे में हो, ओवरलैपिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, chaos ना हो, ठीक है, by planning and controlling of all the production operations in all the stages of manufacture, manufacture final product is completed, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में
वर्क इन प्रोग्रेस में फाइनल प्रोडक्ट बनने तक सारे के सारे ऑपरेशंस को अच्छे से प्लान कर लेना, ये इसमें आता है बच्चों। ऑपरेशनल प्लान इज अ ब्लूप्रिंट प्रिपेयर्ड इन एडवांस ऑफ द एक्चुअल ऑपरेशंस, राइट, टू बी डन लेटर। एंश्योर ऑर्डरली फ्लो ऑफ मटेरियल, ताकि मटेरियल अच्छे से मिल जाए आपको। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होता रहे, वर्क इन प्रोग्रेस कम से कम हो, मिनिमाइजेशन हो वेस्ट का, है ना। कोऑर्डिनेट करे सारे के सारे काम को, कितना इंजीनियरिंग वर्क है, कितना परचेजिंग है, कितना प्रोडक्शन है, भाई ऑपरेशन स्मूथ होने चाहिए। कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आके काम रुक गया, ये इसका काम है बच्चों। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कहाँ से कहाँ कैसे जाएगा, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल, ये सब इसमें आता है। इसके बाद बच्चों ऑपरेशनल प्लान क्यों बनाया जाता है, ताकि प्रोडक्शन को हम, यानी जो भी ऑपरेशंस है उनको एडवांस में प्लान कर सके, एग्जैक्ट रूट डिसाइड कर सके एक्टिविटीज का, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कौन सी एक्टिविटी कब होगी। उसके बाद स्टार्टिंग और फिनिश डेट्स डिसाइड कर चुके, है ना। अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं बच्चों, रूटिंग। रूटिंग का मतलब एग्जैक्ट रास्ता क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या, पहले से ही डिसाइड करना। इट इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट रूट और पाथ, ठीक है। दूसरा है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब टाइम फिक्स करना, कौन सी चीज किस दिन हो जानी चाहिए, किस समय हो जानी चाहिए। तीसरा डिस्पैचिंग, सामान रेडी होके कैसे कैसे लोगों तक जाएगा, ऑपरेशन स्मूथ होने चाहिए, सिंपल। फॉलोअप का क्या मतलब होता है, फॉलोअप का मतलब होता है एक इंस्पेक्शन करना, इवैल्यूएशन, अप्रेजल लेना कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो जो चीजें बताई गई थी क्या उस पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। दिस एलिमेंट रिलेट्स टू इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल ऑफ वर्क। इट इज हेल्पफुल इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स, अगर कोई गलती है तो उसको हम डिटेक्ट कर पाए। उसके बाद बच्चों इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मटेरियल का होता है कि क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट्स कैसे बने हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे उसके अनुसार बने या नहीं बने। शिपिंग, कि जब माल हम शिप करेंगे तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेशनल प्लान किस किस चीज पे डिपेंड करता है, आपका वेंचर किस प्रकार का है, प्रोडक्ट सर्विस किस प्रकार की है, स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, ये सारी चीजें बच्चों। देन फाइनेंशियल प्लान आ गया बेटा हमारे पास। यस, सो गाइज मैं आ गया हूँ नए स्टूडियो में आगे का चीजें आपको पढ़ाने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं बच्चे फाइनेंशियल प्लान पे, ठीक है। कई प्रकार के हमने प्लान्स देख लिए, अब फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान क्या है, फिर से एक ब्लूप्रिंट जिसमें मैं ऑन पेपर अपने फाइनेंसेस को पहले से लिख लूंगा, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, किस तरीके से मैं देखने वाला हूँ, सारे के सारे बजटिंग करने वाला हूँ, वो सब फाइनेंशियल प्लान में आ जाता है, ठीक है। देखो मुझे बताना जरा भाई साहब क्या मस्त चल रहा है ये, देखो। फिनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हो बिना पैसे के ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फिनेंस, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फिनेंस है तो एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है, 5M को बिल्ड कर सकता है। सर व्हाट आर दीज 5Ms, ये 5M क्या है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मार्केटिंग में 4Ps होते हैं ना, वैसे फिनेंस में 5M होते हैं। सबसे पहला मैन, ह्यूमन रिसोर्स। मटेरियल, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कोई और मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, ठीक है। मशीन्स, फिजिकल आउटपुट हो गया। मेथड यानी मेथड ऑफ प्रोडक्शन। एंड फिफ्थ मनी इज फिनेंस इटसेल्फ, पैसा तो है ही ऑफ कोर्स, ये सबको एक साथ लेके भी कौन आता है, मनी ही आता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल प्लान सॉलिड है ना, तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती। एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल प्लान बना लेना चाहिए, और क्या देख के बनाना चाहिए, कितना पैसा चाहिए होगा, कहाँ से आएगा, इक्विटी से या डेट से। उसके साथ साथ एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, आपकी कमाई कितनी है, आपका खर्चा कितना आता है, कितना प्रॉफिट बनता है। सर प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। कैश फ्लो कितना, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल है बट कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि उधारी की सेल चलती है। तो उधार की सेल होगी, सेल से तो रेवेन्यू दिख रहा है, इधर खर्चे दिख रहे हैं बट पैसा तो हाथ लग नहीं रहा, क्यों, क्योंकि कैश फ्लो तो है ही नहीं, उधार की सेल थी, राइट। डायनामिक्स हो गए, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री हो गया, लोन्स एटसेट्रा, ये बच्चे हमारे पास मेन फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करके चलनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल प्लान हम क्यों बनाते हैं यार, कितना आसान है। फाइनेंशियल प्लान पूरा का पूरा हमें एक इन्वेस्टर को देना पड़ेगा भाई, कि तू मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर। वो इन्वेस्ट क्या देख के करेगा, कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुम फाइनेंस को कैसे प्लान करके चल रहे हो। द फाइनेंशियल प्लान मस्ट बी अवेलेबल टू एक्सप्लेन एनी पोटेंशियल इन्वेस्टर हाउ द एंटरप्रेन्योर प्लान टू मीट ऑल द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, है ना, एंड टू मेंटेन हिज लिक्विडिटी इन ऑर्डर टू पे फॉर डेट, अगर कर्जा लेंगे तो कैसे पे बैक करेंगे, एंड प्रोवाइड गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या होता है ये देख लो। पैसा कहां से आएगा, कितना पैसा आपको चाहिए, कितना कैश अवेलेबल है, यानी अभी आपके पास कितना कैश है, वो भी फाइनेंशियल प्लान में लिखा जाता है। उसके बाद कैसे डिसबर्स करा जाएगा, डिसबर्स का मतलब कैसे वो इन्वेस्ट किया जाएगा,
कैसे उसको आप इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। जनरल फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द न्यू वेंचर, जनरल फाइनेंशियल वेलबींग का मतलब होता है कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है वेंचर से, ये बेसिकली इसके अंदर हम शो करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या होता है, सारी चीजें प्रोफॉर्मा होंगी। प्रोफॉर्मा का क्या मतलब होता है, प्रोफॉर्मा का मतलब कि एक बजटेड, एस्टिमेटेड, जो आपको लग रहा है कि हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। प्रोफॉर्मा फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि पैसा किस सोर्स से आप अरेंज करने वाले हो, डेट से या इक्विटी से। उसके बाद प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आप अपने सोर्स ऑफ इनकम लिखने वाले हो कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आने वाला है, क्या आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, क्या आपकी अदर इनकम्स होंगी, वो सब स्पेसिफाई करोगे। प्रोफॉर्मा कैश फ्लो, जिसमें होगा कि कैश कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, कौन सी एक्टिविटीज से आएगा, वो सब इसमें होगा। एक बैलेंस शीट होगी जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज का वर्णन करेंगे। उसके बाद बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है कि इतना पैसा तो कमा लूंगा कि मेरे सारे खर्चे निकल जाएंगे, दैट इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेयर द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स, इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स का मतलब होता है समाज के लिए आप क्या क्या कर रहे हो। इकोनॉमिक का मतलब आप पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हो, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने वाले हो, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाती हैं। अब आ गया बच्चों मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग पे तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होता है बिजनेस स्टडीज में, तो जितने भी बच्चे हमारे कॉमर्स वाले हैं ऑफ कोर्स उन्होंने तो पूरा चैप्टर पढ़ा है, बट कई बच्चे साइंस वाले होते हैं जो ईपी लेते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं। तो मार्केटिंग बता दूं, मार्केटिंग इज अ फिनोमिना जहां पे आप सोसाइटी में ओवरऑल अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल फ्लेजेड जानकारी देते हो कि दिस इज माय प्रोडक्ट। ये एक जनरल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में नहीं है, इसमें कुछ खास है। ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्राइस पे मैं बेचूंगा, इस तरीके से मैं इसको प्रमोट करूंगा, इस तरीके से मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मार्केटिंग में सिर्फ सेलिंग नहीं है, मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें हैं। मार्केट रिसर्च है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, देयर इज अ लॉट टू डू इन मार्केटिंग, राइट। तो देखो बोल रहा है दिस प्लान डिस्क्राइब, क्या दिखाता है, द मार्केट कंडीशन, सबसे पहले वही मार्केट एनालिसिस। स्ट्रैटेजीज रिलेटिंग टू हाउ प्रोडक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोडक्ट कैसे घर तक जाएगा, कैसे प्राइस होगा, क्या प्रमोशन होगा, कैसे हम कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इट इज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट एज इट हाईलाइट्स हाउ अ बिजनेस मेक्स अ प्लेस फॉर इटसेल्फ इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, हम कैसे अपनी जगह बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके, तीन बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, हम अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं, कहां हम पहुंचना चाहते हैं और कैसे हम पहुंचेंगे। तीन बेसिक क्वेश्चंस मार्केटिंग प्लान में दिए होते हैं कि आज हमारा मार्केट शेयर क्या है, क्या हमारा गोल है, हमारा जहां हम पहुंचना चाहते हैं हम, वो हमारा एम क्या है, और कैसे पहुंचने वाले हैं, कैसे मार्केटिंग करने वाले हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं मार्केट प्लानिंग करने से पहले। सबसे पहले मेरा कस्टमर कौन है, यूजर्स कौन है, कहाँ रहते हैं, कितना सामान वो खरीदने वाले हैं, ठीक है। हम प्रमोशन कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, है ना। उसके बाद प्राइसिंग चेंजेस कैसे होंगे मार्केट में, क्या आप, अभी हम प्राइसिंग पे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे कि पेनिट्रेटिव प्राइसिंग क्या होता है, अलग अलग तरीके के प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्राइस कैसे सेट करा जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं अगली यूनिट में। क्या मार्केट का एटीट्यूड है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को लेके, यानी आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। उसके साथ कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे, कि आप डायरेक्टली कस्टमर को खुद बेचोगे डायरेक्ट चैनल, या बीच में इंटरमीडियरीज डालोगे, वो इनडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू बेचोगे। हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये हो गया। मार्केटिंग टेक्निक्स कौन सी यूज करने वाले हैं, कॉम्पिटिटर क्या यूज करता है, हम क्या यूज करने वाले हैं। उसके साथ कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव यानी गोल्स क्या है, कंपनी मार्केटिंग प्लान से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रही है, कहां तक वो पहुंचना चाहती है, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, वो तो हम पूरा स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या, अपॉर्चुनिटी क्या, थ्रेट क्या, है ना। उसके बाद हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज क्या है प्रोडक्ट को लेके। तो मार्केटिंग में तो यार एक तरीके से चारों पीस पे हम बात करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो प्रमोशन हो, ठीक है मेरा बच्चा। चलो, अब अगर मार्केटिंग प्लान बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं भाई, हम आज क्या हैं, पहले ये तो देखो, फिर सोचेंगे कि क्या करना है, कहाँ पहुंचना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, this section starts with addressing where we have been, right? In case of an existing enterprise, a review of past performance। अगर हम एक existing enterprise हैं, पहले से चलते आ रहे हैं, तो हम आज कहाँ stand कर रहे हैं, हमारी performance कैसी है, हमारी achievements कैसी हैं, ठीक है। और अगर वेंचर न्यू है, बिल्कुल नया वेंचर है, आप पहली बार सेट कर रहे हो, तो एंटरप्रेन्योर कौन है,
वो कैसे प्रोडक्ट को बनाता है, कौन सी नीड्स सेटिस्फाई करता है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एनी अदर एंटरप्राइज जो एंटरप्रेन्योर ने इससे पहले सेटअप करी हो। मार्केटिंग सेगमेंटेशन, अगर आपने प्लान करा है कि किस तरीके से आप मार्केट में खुद को प्लेस करने वाले हो, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस है, किस तक आप पहुंचना चाहते हो, वो सब यहाँ पे बच्चों मेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन कर लो टारगेट मार्केट का। पहले हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर मेरी ऑडियंस कौन है, मैं किसको माल बेचना चाहता हूं। भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल फंडामेंटल बताता हूं बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल जॉनसन एंड जॉनसन है, ठीक है। अब जॉनसन एंड जॉनसन मेनली बेबी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उनकी मार्केट क्या है, ऐसे पेरेंट्स जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो उनका मार्केट वो है, टारगेट मार्केट वो है ना। वो बुजुर्गों के लिए नहीं बनाते। तो आपको पहले देखना कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो, एंड देन आपका टारगेट मार्केट क्या है। ओके, दिस सेक्शन आइडेंटिफाई द टारगेट कस्टमर्स फॉर बिजनेस सो दैट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कुड बी एम्ड। सिंपल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिसाइडिंग व्हाट द जनरल मार्केट और इंडस्ट्री विशेस टू बाय। जनरल मार्केट क्या खरीदना चाहती है, फिर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सेगमेंटेशन करेंगे, ठीक है। जैसे कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योग्राफिक का मतलब किस पर्टिकुलर एरिया में वो रहता है, डेमोग्राफिक का मतलब क्या उसकी इनकम है, उस एरिया की क्या पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें देखना। उसके बाद साइकोग्राफिक्स का क्या मतलब होता है कि कस्टमर प्रेफरेंसेस क्या है, ये सारी चीजें देखना। उसके बाद बाइंग सिचुएशंस, कस्टमर बाइंग कंडीशन में है या नहीं है, कितना वो आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, कितने दिन में वो रीपरचेज के लिए आता है, डिजायर्ड बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं, ये सारी चीजें बच्चों हमको देखनी पड़ती हैं मार्केटिंग प्लान के अंदर। तो सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने बिजनेस सिचुएशन एनालिसिस कर लिया, ठीक है, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, क्या क्या हम करने वाले हैं। फिर हमने टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करा, उसके बाद हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट में 4 चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मैं इसको बोलता हूं 2 पार्ट्स में सेगमेंट कर लो, इंटरनल प्रिपरेशन, एक्सटर्नल प्रिपरेशन। इंटरनल प्रिपरेशन क्या है, मेरी स्ट्रेंथ मेरी वीकनेस, वो इंटरनल है। अपॉर्चुनिटी थ्रेट बाहर से आती है, वो एक्सटर्नल है बच्चों। तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल है, स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल है। ओके, ये एक साथ स्वॉट बन जाता है। इसके बाद इस्टेब्लिश गोल्स, आप जहां पहुंचना चाहते हो वो अपने गोल्स इस्टेब्लिश करो। वेयर डू वी वांट टू रीच, हमने देख लिया आज हम कहां पर हैं, हम कौन हैं, हमारा क्या पोटेंशियल है। अगर पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने क्या अचीव करा है, नहीं है तो आज हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर की कैपेसिटी क्या है। उसके बाद हमने मार्केट सेगमेंटेशन करा, मार्केट एनालिसिस करी, मार्केट एनालिसिस करने के बाद हमने और चीजें प्लान करी। उसके बाद हम कहां पहुंचना चाहते हैं वो यहां पे आपको लिखना है, ठीक है। अब जो भी आपके गोल्स होंगे बच्चों, वो रियलिस्टिक होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। क्वांटिफाई कर दो, क्वांटिफाई मतलब नंबर में रखो कि आप अपनी सेल कितना करना चाहते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड सेट करो, उसके बाद लिमिट कर दो द गोल्स टू अ स्पेसिफिक नंबर। एक स्पेसिफिक नंबर तक लिमिट करो, ये नहीं है कि अनलिमिटेड गोल्स बना दिए, भाई गड़बड़ हो जाएगा, क्या अचीव करोगे, राइट। फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आपको 4 चीजों पे काम करना पड़ता है। कौन कौन सी 4 चीजें होती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। इन सब पे आने वाले चैप्टर्स पे बहुत सारी बातें होने वाली हैं। प्रोडक्ट में मेनली क्या होता है, जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो, जो आप बेचने वाले हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, उसकी ब्रांडिंग कैसे, पैकेजिंग कैसे, लेबलिंग कैसे। प्राइस में क्या होता है कि हम कितने रुपए का बेचने वाले हैं, प्राइस कैसे सेट करने वाले हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, ठीक है। प्रमोशन में कैसे होता है, प्रमोशन होता है कि हम प्रोडक्ट को एडवर्टीज कैसे करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। और प्लेस होता है किस तरीके तक वो लोगों तक जाएगा, यानी कि कौन कौन से हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होगा, कहाँ कहाँ स्टोरेज होने वाली है, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करने वाले हैं, कस्टम ड्यूटीज कितनी है, इंपोर्ट ड्यूटीज कितनी है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कितनी है, अगर देश के अंदर अंदर है तो वो सारी की सारी चीजें बच्चों। ऑल राइट, उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान। बस जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं वो सिर्फ कागज पे नहीं रखने, उसको इंप्लीमेंट करो एंड देन मॉनिटर करो। मॉनिटर का मतलब एक तरीके से फॉलो अप लेना कि काम एज पर प्लान्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। लास्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लान। ह्यूमन रिसोर्स प्लान का मतलब कितने लोग आज काम कर रहे हैं, यानी वर्क फोर्स एनालिसिस, कितने लोगों की जरूरत है, वर्क लोड एनालिसिस, एक तरीके से स्टाफिंग करना, right? An organization performance and resulting productivity are directly proportionate to the quality and quantity of the manpower. क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ द मैन पावर अप्रोप्रिएट है तो रिजल्ट भी अप्रोप्रिएट आएंगे, बेस्ट आएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। पैरामाउंट का मतलब होता है पीक इंपॉर्टेंस फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो बोल रहा है द पीपल वर्किंग इन अ फर्म मेक इट व्हाट इट इज। जो लोग काम कर रहे हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं आज जो ऑर्गेनाइजेशन है।
तो ऑर्गेनाइजेशन खुद कुछ नहीं होती, उसके जो लोग होते हैं ना वो उसको बनाते हैं बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लान भी, ये भी हम देखेंगे और हमारे सारे प्लान्स समाप्त 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 समाप्त। देखो, मैन पावर प्लानिंग हमें बहुत मदद करती है, हमें किस तरीके के लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, कैसे हम सेलेक्ट करने वाले हैं, राइट, उसके लिए हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले किस तरीके के लोग चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये। दूसरा, कितने लोग चाहिए, कितना काम है, कितने लोग उसको करेंगे, ये असेस करना। तीसरा, आप कैसे सिलेक्शन करने वाले हो, ठीक है, आप इंटरनल करने वाले हो, आप एक्सटर्नल करने वाले हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों को लाओगे, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को लाओगे। उसके साथ साथ उनके कौन कौन से सिलेक्शन प्रोसीजर्स होंगे, इंटरव्यू कैसे होंगे, कौन कौन से टेस्ट होंगे, उनका पर्सनैलिटी टेस्ट, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट, उनका ट्रेड टेस्ट, उनका इंटरेस्ट टेस्ट, उनका इंटेलिजेंस टेस्ट। तो मल्टीपल टेस्ट बच्चों सिलेक्शन में होते हैं। और ट्रेनिंग ऑन द जॉब भी हो सकती है, ऑफ द जॉब भी हो सकती है। ऑन द जॉब करते करते सीखना, ऑफ द जॉब पहले सीखना फिर करना। तो ये सब बच्चों हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में या मैन पावर प्लानिंग में या ह्यूमन रिसोर्स प्लान में करते हैं। परफेक्ट, इज दिस क्लियर? इसी के साथ यूनिट 2 भी हमारा समाप्त हो जाता है। मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर ही यूनिट 3 के लिए, तब तक के लिए तैयार कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी से मिलते हैं। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।